नमस्कार, जय हिंद साथियों। और स्टडी विद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी जो है आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है योजनाएं परियोजनाएं स्टार्ट करेंगे। और योजनाओं में सबसे पहले योजना से स्टार्ट करें। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर भूमिका बनाना चाहिए था। लंबी चौड़ी भूमिका बनाई जा सकती है कि पहले आराम से खड़े होकर मस्त से धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे। होगा पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। तो दिसंबर के लास्ट तक अगर आपका पेपर हो जाएगा तो आपको पास समय नहीं है, 50 से 60 दिन मिनिमम है। अगर उसमें भूमिका बनाई जाएगी, योजना आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसके सबसे अच्छा होगा कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको जड़ तक अच्छे से समझ लिया जाए, और छोटी योजनाएं हम आराम से आपको कभी भी करा देंगे। 100-150 हैं, अगर 10-10 करेंगे डेली तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगी वो छोटी योजनाएं। तो बड़ी योजनाओं का प्रयास करेंगे जो एक दिन में एक निपट सकती हैं, एक दिन में 2 हो सकती हैं, उनको सबसे पहले हम लोग टैकल करेंगे। इसलिए ज़्यादा जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। तो ज़्यादा किसी के प्रभाव में मत पड़िए जो लोग आपको इधर उधर भटका रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, नोट्स अपने पास है, ये तो आपको दिखाया ही था। नोट्स नहीं तो देखना चाहिए, फिर से देख लीजिए। नोट्स है, इसी में से कॉपी करना है। थोड़ा बहुत चीज़ें और जो चीज़ें जोड़ा गया है इसमें यूपी को लेके, और जो एडिशनल हुआ है उसको भी अभी मैंने लिखा है। जैसे एडिशनल हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे मनरेगा यूपी में कितनी मिल रही है, कितना बढ़ा है अभी, और कितना ना वर्क है, ये सब बढ़ाया गया है। तो उसको भी बढ़ा दिया गया, यानी एडिशनल बिल्कुल डाटा आपको देंगे जो आज तक का डाटा होगा। और बाकी कोई चीज़ अगर बढ़ेगी तो आपको मिलेगा। तो जितना एडिशनल से एडिशनल हो सकेगा, बजट तक का मामला पूरा दे दिया जाएगा। और अभी का नॉर्मल स्थिति में जो होगा वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद से कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से निकालूंगा डाटा, क्योंकि ये डाटा है, पूरा डाटा है, तो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और मस्त से देखते हैं क्या कैसे है। देखिए, नरेगा हम लोग समझने चल रहे हैं और सब लोग लगभग अपने आसपास देखते हैं नरेगा के काम। जैसे आप तालाब वालाब डेवलप होता है, चक्रोट वगैरह बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें गाँव में होती हैं, नरेगा दिखता है। नरेगा एक ऐसा काम है जो आपको लगातार दिखता है, आपको अच्छा भी लगेगा अगर सही से काम किया जाए तो देखने में अच्छा लगता है। तो नरेगा को आप समझना है। तो नरेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्ट कब का है, एक कानून है, एक एक्ट है जिसके तहत आपको नौकरी देना इनकी मजबूरी है। तो एक्ट कब का है, 2005 का ये एक्ट है। 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे नरेगा कहा गया, जिसी को कहते हैं नेशनल जो है, ये क्या होगा, नरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो है रोजगार, जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में आप समझ लीजिए गारंटी एक्ट। ठीक है, नरेगा हो गया, ये एक एक्ट है। इसका पूरा फुल फॉर्म भी कभी भी आपसे आ सकता है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2005 का एक्ट है। 2005 से पहले 2 योजनाएं जो मुख्यतः आपको नॉर्मल समझ के चलना है कि नॉर्मल चल रही थी, उन्हीं को मर्ज किया गया है। अब बाद में उसको भी बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन अभी केवल इतना समझ लीजिए कि 2000 जो है 5 से पहले एक योजना 2001 की थी जिसे आप कहते हैं SGRY। ठीक है, SGRY स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थी। और दूसरी थी 2004 में एक योजना थी। 2004 में जो योजना थी उसका नाम था वर्क फॉर फूड प्रोग्राम, नेशनल वर्क फॉर फूड प्रोग्राम। ठीक है, ये था यानी कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। एक्चुअल में यही था इसका मूल उद्देश्य, ये 2004 का था। इन दोनों योजनाओं को मर्ज किया गया। ठीक है, जिस रोजगार यहाँ देने का काम था, यहाँ रोजगार देने का काम था, सबको मर्ज किया गया और एक एक्ट बनाया गया, एक योजना बनाई गई जिसमें कहा गया कि 100 दिन का हम रोजगार देंगे ग्रामीण स्तर पे नॉर्मली। और ऐसा रोजगार देंगे, अकुशल रोजगार देंगे। ठीक है, नॉर्मली आप ये नहीं कि स्किल्ड हों, अनस्किल्ड पीपल्स को भी रोजगार देंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से देंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे अनस्किल्ड पीपल को। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा अभी के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी पूछ सकता है कि जड़ कहाँ से इसकी आई है। और भी चीज़ें हैं, उसको जोड़ूंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये ऐसे है। ठीक है, अब इसको हम मर्ज कर रहे हैं, अभी चीज़ें समझिए थोड़ा। नरेगा का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया कि 2005 का एक्ट है। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोग्राम है, ये पूरा एक्ट है एक तरह से। 2 फरवरी 2006 को ये पहली बार लागू किया गया। लिख लीजिएगा, सेम में लागू किया गया। और देश के 200 जिलों में सबसे पहली बार जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो देश के 200 जिलों में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने का मतलब हुआ कि पहली बार लागू किया गया। एक नॉर्मल जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से देखा जाए, सही चल रहा है कि कुछ बदलाव करना जरूरी है, कि कुछ और किया जा सकता है, इसके लिए पहले चलाया गया 200 जिलों में नॉर्मली चेक करने के लिए, क्योंकि सुविधाएं भी उतनी नहीं थी। अभी ना चले एकदम से आप लागू कर दें सब में और पैसा ही ना दे पाएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना, अभी एडिशनल बताऊँगा। दूसरी चीज़ है 2007 या 8 के जो सत्र होता है उसमें 2007 ही लिखिएगा, सत्र बता रहा हूँ। 2007-8 के सत्र में 130 अन्य एक्स्ट्रा जिलों, यानी 200 ये थे, 130 ही, यानी 330 जिले हो गए जिसमें लागू किया गया। उसके बाद 2008 में 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर उस समय पे जो सिचुएशन थी, पूछेगा नहीं लेकिन जो बुक्स में है और जो लिखा गया है समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के ऑल इंडिया लागू किया गया, चाहे वो यूटी हो और चाहे वो आपका कुछ भी हो। अब एक क्वेश्चन और आता है, किस राज्य में जो है ये लागू नहीं है अभी भी सिचुएशन में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप खुद लिखिएगा कि नरेगा किस राज्य में लागू नहीं है या यूटी में लागू नहीं है, ढूंढिएगा। बहुत मस्त सा क्वेश्चन, ठीक है, एक राज्य और पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में
आपको इतना समझा दिया, जम्मू कश्मीर छोड़ के सब पूरे इंडिया में लागू हो गया, ठीक है। अभी भी जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गया होगा, कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो गई हैं, तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ समझिए, यूपी में जो लागू हुआ था, लिखिएगा डायरेक्ट, यूपी में 2006 में 22 जिलों में लागू हुआ था, यूपी में 2007 में 17 जिलों में लागू हुआ था, और यूपी में 2008 में जितने बाकी ज़िले बचते थे उसमें लागू हो गया था। अब कितने बचते थे ये आप लोग समझ लीजिएगा, 2007-8 में जितने ज़िले थे, समझ के चलिए इतना कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 22 ज़िलों में यूपी के लगा था, बस इतना दिमाग में रखना है आपको। बाद में 17 और किया गया और बाकी जितने बचे थे उसको कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना समझ लिए आप लोग, और इतना ये समझ लिए होंगे कि ये एक रोज़गार का एक्ट है। अब दूसरी तीसरी चीज़ जो आपको बताने चल रहा हूँ वो समझिए, इसको हम इरेज करने चल रहे हैं, ठीक है। यहीं रुकिएगा, ऐसे नरेगा के बारे में जितना हो सकता है आपको लिख दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 100 दिन का आपको रोज़गार देता है, ठीक है। 100 दिन का रोज़गार देने का बात करेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, 5 किलोमीटर आपके घर के आसपास में ये रोज़गार देने का बात करेगा। तीसरी चीज़ क्या है, जब 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोज़गार मिलेगा, इसमें परिवार यूनिट होती है। एक जॉब कार्ड बनेगा जिसमें आपकी फैमिली यूनिट होती है, ठीक है। एक फैमिली का कोई भी सदस्य जाकर जॉब कर सकता है। अगर आपके ऊपर जॉब कार्ड बन गई तो एक जॉब कार्ड बनेगा, उसके थ्रू आपके परिवार जो है इसमें यूनिट होता है। 5 किलोमीटर के अंदर रोज़गार मिलना चाहिए और 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप जब अगर अपने ग्राम सभा में बताते हैं, थोड़ा तेज़ चलेंगे, आराम से पढ़िए, जब आप अपने ग्राम सभा में यानी जाके आपके यहाँ जो सचिव बैठते हैं उनको बताएंगे कि हमको अभी रोज़गार चाहिए, अगर उसके 15 दिन के अंदर आपको रोज़गार नहीं मिला, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर आपको रोज़गार नहीं मिला, अगर आपका जॉब कार्ड बना है जब आप बताते हैं, तो 15 दिन के अगर रोज़गार अंदर नहीं मिलता है तो आपको उसके बाद से 15वें दिन के बाद से आपकी जॉब ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी, और गवर्नमेंट को जो है, राज्य की गवर्नमेंट 1/3 जो वहाँ की मजदूरी चल रही होगी उसका 1/3 आपको सैलरी देगी, ठीक है, या मजदूरी देना स्टार्ट करेगी बिना काम के, ठीक। तो क्या बोला मैंने कि 100 दिन का रोज़गार की गारंटी देता है। उससे ज़्यादा भी होता है पहाड़ों में, 150, पहाड़ी एरिया यानी हिमालयन स्टेट में और कुछ अदर स्टेट में 150 दिन का है, ठीक है, जहाँ पे रोज़गार की बहुत दिक्कतें हैं। जैसे अपने यहाँ बुंदेलखंड में भी इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। 5 किलोमीटर के अंदर रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के बाहर मिलता है 10% एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। 10% आपकी जो आपको मिलती है मजदूरी, उसका एक्स्ट्रा 10% दिया जाएगा आने जाने का खर्चा, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाता है तो, ठीक। परिवार इसमें यूनिट होती है, फैमिली यूनिट होती है, यानी परिवार का अगर आप रजिस्टर करा दिए हैं तो कोई भी जा सकता है। 15 दिन के अंदर अगर रोज़गार नहीं मिलता तो 1/3 आपको दिया जाएगा, और अगले अगर 15 दिन में नहीं मिलता है तो सेम 1/2 दिया जाएगा। इसी के 15 दिन के बाद और भी नहीं मिला, जैसे मैंने आप आज 1 तारीख है, आपने हमको आज बता दिया कि हमको जॉब चाहिए, तो 15 तारीख तक नहीं मिला, यानी अगर 16 तारीख से आपको 30 तारीख तक जितनी सैलरी होती है उसका 1/3 दिया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं मिला तो 30 के बाद से फिर 1 से आगे के समय तक आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा बिना काम का। ये एक यूज इसकी जो है पूरा नियमावली है, इतना समझ गए। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/3 इसमें महिला को रोज़गार ज़रूरी है, महिला को ही 1/3 आप अपॉइंट करिए। ज़रूरी ये है कि एक्ट में लिखा है कि 1/3 जो इसमें लाभ दिया जाए उसमें महिलाएं हों, यानी अगर 100 लोग आते हैं तो लगभग 33 से 34 लोग महिला, इंपॉर्टेंट है, एकदम कंपलसरी है। अब आपको एक बहुत चौंकाने वाली बात बताता हूँ, 2021 और जो है 2022 और 2023 के जो बजट के हिसाब से है, जो अभी मैंने निकाला है, इसमें लगभग 53% महिला काम करी हैं, 53%। नरेगा में जो काम कर रही हैं, यूपी की स्टेट सिचुएशन है या जो पूरा ऑल इंडिया में जो सिचुएशन है, 53% वुमेंस काम कर रही है। जितना वर्किंग डे है उसमें 53% वर्किंग डे यानी 53% ऑफ वर्किंग डेज विल वर्क बाई वुमेंस, ठीक है। ये आप लिख लिए हैं, आराम से समझ में आया होगा कुछ ना कुछ तो। अब आगे चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा डाटा दिया है आपको, अब लिखना ज़रूरी है, ठीक। इतना लिख लिया, महिला को दिया गया, ये सब पूरा हो गया। 100 दिन में आप ये है। अब देखिए समझिए, हर स्टेट में यहाँ पे अलग अलग आपको मजदूरी दी जाती है, ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग मजदूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डीबीटी से मजदूरी आती है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, यानी आपके खाते में आती है। पहले नहीं था सिचुएशन, पहले जॉइंट अकाउंट था प्रधान का और इसका बहुत उसमें जो चल रहा था, अभी डीबीटी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें डीबीटी से डायरेक्ट आता है। यूपी में जो इस टाइम पे सैलरी मिलती है इसमें नॉर्मल पर डे 230 रुपये है। इसी अप्रैल में 17 रुपये बढ़ा है, तो 230 रुपये इस टाइम पे यूपी में दिया जाता है। इतना नॉर्मल सी बात है। अब इसका उद्देश्य समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यह है कि गांव का आदमी कोई बहुत दूर काम करने जाए, जो अपनी मजदूरी करता है, डेसा टन ना करे, बहुत दूर ना जाए, आसपास अपने कुछ दिन नौकरी पाए। जैसे कोई किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेतों में काम है, 150 दिन तो कर लिया, जैसे बरसात चल रही है, नौकरी कहाँ करेगा, तो इस सिचुएशन में उसको जॉब मिल जाए, ठीक, अपना काम कर ले, अपने घर के आसपास अपनी जीविका चला ले। और भी है, आर्टिकल 3 थोड़ा प्रावधान करता है, किसी काम करने का अधिकार दिया जाए। इतना समझ लिए होंगे, कुछ तो समझ में आया होगा।
अब आगे की चीज़ें समझते हैं। 1/3 महिलाओं को रोजगार मिलना जरूरी है इसमें, जैसे पंचायत में है वैसे इसमें भी। पंचायत का क्या है कि 1/3 सीट महिला होनी चाहिए, वैसे यहाँ भी है, ठीक है। अब ये पूरा हो गया सब, आपको जितना मुझे समझाना था। फैमिली यूनिट होती है, एक जॉब कार्ड बनता है, इतना तक बता दिया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। कुछ छूटना तो वैसे नहीं चाहिए, ज़्यादातर चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा जल्दी इसलिए करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब याद हो, इतना चीज़ें हो गई। सूखाग्रस्त क्षेत्र में हो गया, काम के बदले 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए, सब हो गया है, सब कुछ हो गया लगभग आधी चीज़ें। हाँ, 7 घंटे से ज़्यादा का रोज़गार नहीं होना चाहिए महीने में, और 6 दिन हफ्ते में, सप्ताह में 6 दिन मैक्सिमम, सप्ताह में 6 दिन, यानी कि 7वें दिन संडे को एक दिन आपको छुट्टी भी दी जाएगी। 7 घंटे का रोज़गार होना चाहिए, पहली चीज़ तो, ठीक। 2009 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने नहीं बताई। 2009 में 02 ऑफ अक्टूबर को जो इसका क्या किया गया, इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का क्या मतलब होता है, खाली इसमें ढूंढ लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपका पूरा सिचुएशन था, जो वहाँ नेशनल रूरल रोजगार एम्प्लॉयमेंट यानी एक्ट था, उसी को यहाँ महात्मा गांधी जोड़ दीजिए। आगे की चीज़ें हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। कार्य 5 क्षेत्र के अंदर तो ये सब बता ही दिए हैं। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर जो है इसमें मजदूरी आती है, नॉर्मल सी मजदूरी, ठीक है, तो मजदूरी आप समझिए, देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अगर मजदूरी आती है तो मजदूरी को 100% केंद्र देती है, लेकिन जब अकुशल आदमी काम करता है तो, ठीक है, अकुशल आदमी काम करता है तो मजदूरी का 100% केंद्र देगी, ठीक है। अदर किसी भी सिचुएशन में, चाहे कि कोई जैसे विकलांग वगैरह या कोई काम करता है, या स्किल्ड पीपुल काम करता है, तो इस सिचुएशन में, यानी अगर कोई कुशल व्यक्ति काम करता है, ठीक है, या किसी को कोई दिक्कत है, जैसे हाफ है या कोई प्रॉब्लम है या पीएच है, वो काम करता है, तो उसको जो है 75% हिस्सा खाली केंद्र देती है, तब 75% केंद्र देगी, यानी तब 25% राज्य को वहन करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई। और इसी में एक चीज़ और है, अगर मटेरियल लगता है, मटेरियल कॉस्ट यानी सामान वामान जो लगता है, जैसे कि अब मान लीजिए घेराया जा रहा है, एक मान लीजिए तालाब है, उसको किनारे किनारे घेरा जा रहा है, तो घेरा जाएगा तो उसमें घेरे में सामान नहीं लगेगा, या चौकी वगैरह बन रही है, या जो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं आप, मान लीजिए कोई तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं, तो उसमें जो सामान का खर्चा आएगा, गिट्टी सींक सरिया से सब, उसका सिचुएशन बहुत अलग है, उसमें भी 75% केवल सरकार देती है, ठीक है। मटेरियल कास्ट का 75% सरकार देती है। और एक चीज़, आने जाने का जो खर्चा होता है, या अगर आप लोग के यहाँ कोई अधिकारी आता है उससे रिलेटेड, उसके लिए और भी आने जाने या परिवहन का खर्चा जो होगा, और सारी खर्चे होंगे, इसमें सिर्फ 6%, परिवहन या परिवहन जो होता है इसमें केवल 6% केंद्र देगी, ठीक है। ये हो गया एक मोटा मोटा आंकड़ा। इसमें आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि मजदूरी का लगभग 100% जो है वो केंद्र देती है, लेकिन अगर अकुशल व्यक्ति काम करता है तभी, कुशल व्यक्ति काम करेगा, या कोई और ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई प्रॉब्लम में है, आधा काम करता है, जैसे अर्ध काम करने वाला कोई सिचुएशन में है, उसको तब क्या करेंगे, 75% देंगे, ठीक है। उसके बाद में सरकार जो है आपको बता ही दिया 75% देती है कुशल का, इसमें 75% सरकार देती है किस चीज़ में, सामग्री वगैरह अगर आप लाते हैं तो उसमें 75%, मटेरियल कॉस्ट का 75% केंद्र देगी, 25% राज्य देगा, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है। और अदर अगर आपको परिव्यय होता है, जैसे अधिकारी आते हैं मजा काटते हैं, तो उसका 6% ही देती है, बाकी अदर से आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब दूसरी तीसरी चीज़, जितना कुल पैसा इस बार बजट में दिया गया था 2023 में 60,000 करोड़ दिया गया है, 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा, एक सेकंड रुक जाएगा, लाइटिंग का इशू है, इसलिए थोड़ा लाइटिंग का इशू आ गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जहाँ पहुँचा था उसके आगे चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, मूलतः क्या था कि हमने कहा कि इस बार के बजट में 60,000 करोड़ दिया गया, ठीक, 60,000 करोड़ सबको पता है कि इस बार के बजट में दिया गया, आप ढूंढ लीजिएगा। अब जितना पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट का ये नियम है, जितना पैसा दिया जाए उस कुल पैसे का 60% आप लोग मजदूर को दो, मजदूरी दो, और 40% ही आप मटेरियल कॉस्ट पे खर्चा कर सकते हो। यानी कि अगर 60% आप मजदूरी दे रहे हो और 40% आप क्या कहते हैं मटेरियल कॉस्ट, यानी सामान वामान मंगाने में, चीज़ें कुर्सी वगैरह लगवाने में, कहीं कहीं देखिए सरोवर के किनारे लगा होता है, या हर चीज़ों में, जैसे सड़क फंजा कुछ भी बना रहे हैं, तो 40% सामग्री में लगे और 60% लोगों को पैसा मिले, क्योंकि इसका मूल काम है लोगों को रोजगार के थ्रू पैसा ही देना। इसका मूल काम ये नहीं कि आप डेवलप ही करिए, सबसे पहला उद्देश्य एक नौकरी मिल जाए, दूसरा उद्देश्य है ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना और चीज़ों के आपसी परिसंपत्ति की देखभाल करना,
और उसके बाद में वाटर शेड वगैरह को डेवलपमेंट करना, ये अन्य इसके अदर जो है इफेक्ट है, ना कि ये इफेक्ट है कि आप केवल चीज़ें बनाते जाइए, पैसा ही मत दीजिए। सबसे ज़्यादा आपको पैसा 60% आपको मजदूरी में खर्चा करना है और 40% आपको सामान में खर्चा कर सकते हैं। इसमें आप नहीं कटौती कर सकते, इसमें कटौती कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ 36 यानी 3.6 36 जो है आपका 36,000 करोड़ आपको मजदूरी देनी है और 6 यानी 24,000 करोड़ आपको क्या देना है, सामान पे आप खर्चा कर सकते हैं। जितनी बात बोली मैं एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए 100 दिन का जो है आपको इसमें केंद्र अकुशल रोजगार देने का प्रयास करती है। अकुशल का मतलब अनस्किल्ड आदमी, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं जानता, उसको रोजगार मिलने में यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, तो अकुशल रोजगार प्रेफर करता है। उसके बाद अगर आपके अंदर कुशलता है तब आप, समस्या ये है कि केंद्र तब पूरा पैसा नहीं देगी, तब 75% केंद्र देगी, 25% राज्य देगा। उसके बाद में अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि शारीरिक रूप से कोई अपंगता है, उसके बाद काम करते हैं, तब भी 75% केंद्र देगी, ठीक है, 25% राज्य देगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो है मटेरियल पे ज़्यादा खर्चा करते हैं तो मटेरियल खर्चा ज़्यादा करेंगे, तो 100 रुपये का आप सामान ले आए तो 75 रुपये केंद्र देगी, 25 रुपये सरकार अपने पास से दे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें राज्य सरकार अपने पास से भी पैसे देती है, जैसे यूपी सरकार इस टाइम पे 230 रुपये दे रही है मौजूदा हालत, ठीक है। दूसरी चीज़ है परिवार, इसमें यूनिट होती है, परिवार का जॉब कार्ड बनता है, एक परिवार 100 दिन काम कर सकता है। अब 3-4 चीज़ें और, इतना लिखने के बाद जहाँ काम हो या हो रहा हो, ठीक है, वहाँ के आसपास में 2-3 चीज़ों की उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको उपलब्ध कराना ही होगा। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको उपलब्ध करानी होगी जल, यानी पानी की, पेयजल की व्यवस्था हो। दूसरी शिशु आवास, यानी किसी के अगर जैसे महिला काम कर रही है, उसके बच्चे हैं, तो शिशु के लिए आवास के लिए वहाँ बैठ सकें, और थोड़ा सा शेड की भी अवस्था, यानी छाया हो कहीं पे, ताकि मजदूर बैठ सके। ये 3 चीज़ यहाँ कंपलसरी होगी। पानी होना चाहिए, शिशु आवास, छोटा बहुत जो बच्चे होते हैं वो वहाँ बैठ सकें। दूसरी चीज़ शेड जो होती है, यानी कि छाया वाया हो वहाँ पे, इतनी चीज़ की जो है ध्यान रखा जाता है। अब मूलतः आपको मैंने बता दिया इतनी चीज़ें, ठीक है। भत्ता, अगर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, अगर जॉब करा नहीं पाई राज्य, दे नहीं पा रही है, तो जो भत्ता दिया जाता है वो पूरा राज्य देगी, भत्ता राज्य सरकार ही वहन करेगी, भत्ता केंद्र सरकार नहीं देती, ठीक है। अब इतना हो गया, समझ पाए होंगे। अब 2-3 आंकड़े और लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि 2017 में 1 अप्रैल से इसमें आधार अनिवार्य है, 2017 1 अप्रैल से आधार अनिवार्य है, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे कि आधार अनिवार्य है, पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मनरेगा में डीबीटी से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी अकाउंट में पैसा देने वाला पहला राज्य केरल है। डीबीटी से मनरेगा में पैसा देने वाला पहला राज्य केरल है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बता ही दिया। 2016 में जो कि पहली बार हुआ था, 1 अप्रैल 2016 को डीबीटी से पैसा दिया गया था, ठीक है, पहली बार। ये इतना आंकड़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, और कुछ अगर आंकड़े हमको दिखेंगे तो हम आपको बता देंगे। यूपी वाला आंकड़ा आपको मैंने बता ही दिया कि 2005 का एक्ट था, 2006 में यूपी के 22 जिलों में सबसे पहले लगा था, ठीक है, यूपी वाले की जो। और एक चीज़ और है, इसके लिए लोकपाल की नियुक्ति होती है, जो इसकी शिकायत का निवारण करता है वो लोकपाल होता है। सबको पता है 2014 में लोकपाल को इंट्रोड्यूस किया गया। लोकपाल हर जिले में एक अधिकारी होता है, जो इनकी जितनी शिकायतें होती है वो केंद्र या राज्य तक अपनी जो है अधिकारियों तक रखता है, तो लोकपाल की नियुक्ति होती है। इसके लिए लोकपाल नियुक्ति भी होती है, लोकपाल का एप्लीकेशन भी है, ठीक है। और इस टाइम पे पिनाकी चंद्र घोष आपके लोकपाल हैं, इतना चीज़ आप लिख के चलिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब और चीज़ें यहाँ तक के लिए इतना ही अभी इधर के है। बाकी कोई चीज़ अगर हमको दिखेगी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे। 1 आध सेकंड और रुकिए, तब तक इसको देख लीजिए, लिखना है तो लिखिए, हम देख ले रहे हैं, कोई चीज़ अगर और होती है तो। हाँ, इसमें पैसा जो मिलता है, पैसा आपको एक क्या होना चाहिए कि साप्ताहिक रूप से पैसा मिलना चाहिए, या तो साप्ताहिक मिल जाए या पाक्षिक, यानी 15 दिन पे पैसा हर हाल में मिल जाना चाहिए, आपके अकाउंट में आना चाहिए। हर हफ्ते आ जाए या प्रयास करिए कि हर 15 दिन पे पैसा आ जाए, ठीक है। पहली चीज़ ये है। और 1-2 चीज़ और है, जैसे अगर आपको गांव से बहुत दूर जॉब करना है, आपके जिला स्तर पे या आपके ब्लॉक स्तर पे, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला अनुमोदन ग्राम पंचायत का चाहिए। आपकी पंचायत सबसे पहले अनुमोदन दे, उसके बाद अन्य चीज़ें हैं, जैसे पंचायत अनुमोदन दे दे, उसके बाद में 1-2 चीज़ें और हैं कि प्रशासनिक रूप से अनुमोदन मिलना चाहिए, लेकिन इसमें प्राथमिकता पंचायत को है। पहले प्राथमिक अगर अनुमोदन पंचायत दे देती है, तो आप जिले में भी कहीं अगर आपको ज़रूरी ज़्यादा काम है, जैसे मान लीजिए जिले में कहीं स्टेडियम बन रहा है और गवर्नमेंट चाहती है इसमें मनरेगा के लोग काम करें, तो सबसे पहले इसमें प्रशासनिक जो है आपको एक आदेश लगेगा। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राम पंचायत इसको अनुमोदित करेगा, कहेगी कि जाना है तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, ठीक है।
ये कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, आप लोग लिख लिए होंगे थोड़ा बहुत। थोड़ा तेज़ी से बताया गया है, बट दिक्कत ये है ना, अगर ज़्यादा धीरे धीरे बताया गया तो बहुत लंबा हो जाएगा और खींच जाएगा सब, ठीक है। जितना मिलना था मिल गया है, ठीक है। पंजीकरण के लिए एक परिहार यूनिट ये सब बता ही दिए हैं आपको, हो ही गया है। सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य तो आपको बता ही चुके हैं, वेतन के रूप में आपको रोजगार मिले, बस यही इतना है। और अगर कोई और एडिशनल नॉलेज होगी, कुछ भी और हमारे पास मिलेगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। जितना हमको बताना था अभी आपको मैंने बता दिया है, अगर कुछ और एडिशनल होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो देखते रहिए, और थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका अपना ही चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी देख रहिए, धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो यही कामना है, धन्यवाद।